हम लोग वारंट केस देख रहे थे और वारंट केस कहाँ डिफाइन है? टैक्स और समन केसेस ये है ना। हम लोग अभी जिस ट्रायल की बात करेंगे, क्योंकि देखिए जो केसेस है उसके कंसर्निंग ट्रायल हो रही है। वारंट मामले में विचारण जो हो रहा था, क्या सेशन मामले में हो सकता था? वो हो सकता था, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ऐसा कोई अपराध हो, वारंट किसका क्या डेफिनेशन है जिसमें पनिशमेंट क्या है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय जो भी अपराध है वो सब क्या है, वारंट मामला आता है, वारंट केसेस आता है। और ये जो समन मामला है इसके कंसर्निंग इसकी डेफिनेशन क्या है? जो अपराध से संबंधित है और वारंट मामला नहीं है। वारंट मामला नहीं होने का मतलब क्या है कि इसमें इसकी पनिशमेंट कितनी होगी? लेस देन, और 2 साल हुआ तो 2 साल तक, यानी 2 साल तक जिसमें सजा है वो है समन मामला। नाइनटीन 1955 तक समन केसेस में वो मामले आते थे जो 6 महीने से अधिक का जिसमें पनिशमेंट हो, मोर देन 6 मंथ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें हमने अमेंड किया और 1955 से ये हो गया 1 साल से अधिक जिसमें सजा हो। और लेटेस्ट अभी के कोड में जिसमें 2 साल से अधिक की सजा, यानी अगर 1973 की बात करेंगे तो अब क्या है, अप टू 2 ईयर। ये मोर देन 6 मंथ आपको याद रखने की जरूरत है। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त 1955, जिस वक्त हमारा ये 1973 का कोड नहीं आया था। अब अभी में क्या है, समन मामला किसमें है? ये तो सिंपल ये कहता है ना कि जो अपराध से संबंधित हो, जो वारंट मामला ना हो। तो वारंट मामला नहीं होने के लिए इसको क्या जरूरी है? क्योंकि वारंट मामला में क्या है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय कोई भी अपराध है तो 2 वर्ष तक के अपराध जिसमें होंगे, जिसमें किसी में पनिशमेंट 2 वर्ष तक की सजा है, वो सब के सब अभी समन मामला आ जाएगा। देखिए एक तो स्थिति ये है, हो सकता है कि डिफरेंट केसेस का ट्रायल हो रहा हो एक साथ कंबाइन करके। हम लोगों ने देखा था चार्ज जिस वक्त फ्रेम करे थे हम लोग, तो उसके कंसर्निंग अगर एक समन मामला है, दूसरा वारंट मामला है, 2 समन मामला है, 1 वारंट मामला है, तो पूरा का पूरा मामला वारंट मामला हो जाएगा। और ये पनिशमेंट किसी एक ऑफेंस के कंसर्निंग है। ऐसा नहीं है कि किसी में अगर 4-5 ऑफेंस हुए हैं और किसी में 6 महीना, किसी में 1.5 साल और किसी में फिर 2 महीना, और इसको सब मिला दें और 2 साल से ये ऊपर चला जाए, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि फिर वो वारंट मामला है। मेरी बात समझ रहे हैं?
पर्टिकुलर किसी ऑफेंस के कंसर्निंग जिसमें पनिशमेंट हो, अगर एक से अधिक है और उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है किसी ऑफेंस का, उसके कंसर्निंग हम तय करेंगे कि वो मामला वारंट मामला है कि समन मामला है। समन मामला कभी कभी वारंट मामले में बदल जाता है। कैसे? हाँ, 259 तो भी हम लोग चर्चा करेंगे, बट उस पहले समझ लीजिए कि हमने क्या कहा था कि आईपीसी का एक सेक्शन है 75, यस, प्रीवियस कन्विक्शन। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपराध कर रहा है तो जब वो उसका ट्रायल चलेगा तो उसके प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव करते हैं, और उसके प्रूव करने के लिए कौन सा सेक्शन है हमारे पास? हाँ, आप लोग कर क्या रहे थे छुट्टी में? 298 में हम लोग प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव करते हैं, और प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव हो जाने पे हम क्यों प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव करते हैं? इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट। और वैसे कंसर्निंग अगर इसका पनिशमेंट बढ़ गया तो ये समन मामला से वारंट मामला में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? नहीं, हमने कहा ना, आपने पढ़ा होगा ना, देखिए ये तो समन मामला का हम ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन समन मामले को वारंट मामले में भी तब्दील कर देते हैं। 259 अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि कब उसको हम, इसलिए हमने वो लिखवाया है मोर देन 6 मंथ। अभी आप 259 एक सेकंड के लिए खोल के देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है। मोर देन 6 मंथ लिखा हुआ है ना, वो इसी वजह से कि क्योंकि तब ये इक्विवेलेंट हो जाता है पुराने वाले कोड के अकॉर्डिंगली वारंट मामले में, इसलिए उस मामले में हम इसको मोर देन 6 मंथ में जहां उसको मजिस्ट्रेट को लगता है वैसी स्थिति में वो समन मामले को वारंट मामले में बदल सकता है। हाँ, रिट्रायल होगा, फिर से साक्ष्यों को बुलाया जाएगा, उसमें खुद भी लिखा हुआ है। ये व्यक्ति जो है जिसका समन ट्रायल होगा इस वक्त, ये कहाँ हो सकता है? या तो ये जेल में होगा या बेल पे होगा, दो स्थिति है। और इसको मजिस्ट्रेट के पास या तो लाया जाता है या उपस्थित होता है। एक केस तो ये है कि या तो ये जेल पे है या दूसरे बेल पे है। एक स्थिति और भी हो सकती है कि ये आए नहीं, क्योंकि जिस वक्त मजिस्ट्रेट समन इशू कर रहा था उसने इसको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन दे दिया था। 205 क्या कहता है? जिस वक्त मजिस्ट्रेट समन इशू कर रहा है, अगर उसको लगता है ऐसी स्थिति बनती है तो उस एक्यूज्ड को पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन दे सकता है। तब वो अपना रिप्रेजेंटेशन बाय प्लीडर के द्वारा करेगा। इसकी आने की आवश्यकता ऐसी स्थिति में नहीं है, प्लीडर आएगा देन। पहली बात, ये कब कर रहा है इस स्थिति में? 205, जिस वक्त वो फर्स्ट टाइम समन इशू कर रहा है। समन जब इशू करेगा और मामला कंप्लेंट पे अगर है तो आप जानते हैं 204 के 3 में क्या है? समन के साथ क्या जाएगा? कंप्लेंट की कॉपी साथ जाएगी ना। हमने आपको हमेशा कहा है कि बेयर एक्ट में जिस जिस हम सेक्शंस को यहाँ लिखते जाएं आप उसके बगल में लिखते जाइए, वो आपके हेल्पफुल होगा जिस वक्त आप नोट्स तैयार कीजिएगा। बेयर एक्ट में ही लिखिए। एक प्रोविजन और है 317, इसमें भी एक्यूज्ड को पर्सनल
अपीयरेंस से एग्जम्पशन मिल जाती है। लेकिन ये तब है जिस वक्त ड्यूरिंग या तो इंक्वायरी चल रही है या ट्रायल चल रहा है, और ये बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल है। जिस वक्त समन इशू कर रहा है उसी वक्त उसने उसको पर्सनल अपीयरेंस एग्जम्पशन दे रखा है। अब सीन क्या बन रहा है, 251 पढ़िए, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने कहा था आपको कि ट्रायल और इंक्वायरी को एक स्टेप है जो अलग करता है, और वो कौन सा स्टेप है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। हम लोग अब तक सेशन ट्रायल देखे हैं, वारंट ट्रायल देखे हैं, उन सब में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो रही थी। ये व्यक्ति जो अब समन ट्रायल फेस करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होता है या लाया जाता है। ये उपस्थित होना कब उपस्थित होगा? या तो इसको समन इशू हुआ है, और समन इशू होगा तो इसके साथ क्या चीज होगा? इसके साथ कंप्लेंट की कॉपी, ये इसके साथ मौजूद है। एक स्थिति और बन गई है रिसेंटली कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने एडवोकेट्स के प्रेजेंस में उपस्थित हो सकते हैं। ये भी स्थिति बनी है, यानी एक्यूज्ड कहीं और है बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्लेडर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी उसका उपस्थित होना ही है। बात समझ रहे हैं? हमने कहा कि जो आपका चार्ज फ्रेम होगा वो डिफरेंशिएट करेगा कि अब ट्रायल शुरू हो गई है, लेकिन ये मामला समन मामला है, यानी इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल, 2 साल ही दे सकते हैं। तो हमने यहाँ कहा कि जिस वक्त अभियुक्त आता है उसको हम चार्ज फ्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज फ्रेम में फॉर्मेलिटीज कुछ अधिक हो जाएगी, और वो फॉर्मेलिटीज कहाँ क्या क्या होगी? 211 की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, प्लस आपका जो शेड्यूल 2 में फॉर्म 32 है चार्ज का फॉर्म, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। इन सब फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ये समन ट्रायल हो रहा है। तो पहली बात यह है कि हम चार्ज फ्रेम नहीं करेंगे, चार्ज फ्रेम नहीं करेंगे, बट एक्यूज्ड आया है, या तो आया है या अपने प्लीडर के माध्यम से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस स्थिति में हमें उसको डिफेंस के लिए कुछ तो बताना है। क्या बताएं? कि तुम पे चोरी का इल्जाम है, ये बताएं, या तुमने जिस तरीके से चोरी की वो बताएं। क्या बताएं? तो अपराध के पर्टिकुलर्स, यानी जो ऑफेंस के पर्टिकुलर्स हैं उसको बताएंगे हम। बताना जरूरी है, क्यों? डिफेंस तैयार करना है उसको। पर्टिकुलर्स क्यों बता रहे हैं, ऑफेंस क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि चार्ज फ्रेम करेंगे तो चार्ज लगाएंगे, चार्ज फ्रेम नहीं करना है, इसलिए हम उसको ऑफेंस के पर्टिकुलर्स बता रहे हैं। और पर्टिकुलर्स बता के सेटिस्फाइड हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हो जो उसने जो अपराध किया हो उससे मिलता जुलता कोई और अपराध बनता हो उससे, ये भी तो हो सकता है पर्टिकुलर्स बताने में। तो क्या ऐसी स्थिति में अगर हम उसको प्ली गिल्टी का ऑप्शन देते हैं और वो कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर एविडेंस से इस तरह की बातें आ जाती हैं कि हाँ इस तरह के फैक्ट्स प्रूव्ड हो चुके हैं, तो हम उसको पनिश कर दें? क्वेश्चन यही है। हम उसको पर्टिकुलर्स बता रहे हैं, बट पर्टिकुलर्स तो किसी और ऑफेंस के कंसर्निंग में मिलते जुलते पर्टिकुलर्स हो सकते हैं। तो क्या हम उसको पनिश कर सकते हैं? क्या वो कंफ्यूज्ड हो गया है या उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा है? क्या सीन बन रहा है? देखिए, आपको लगता है कि उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है? पहली स्थिति यह है कि हाँ उसको पनिश कर सकते हैं, भले ही वो ऑफेंस से मिलता जुलता कोई हो, बट वो फैक्ट प्रूव हो गया हो या उसने एडमिट कर लिया हो।
ये पावर है हमारे पास 255 को जब आप देखेंगे उस वक्त मजिस्ट्रेट उसको पनिश कर सकता है उसके एडमिशन पे या साबित हुए फैक्ट के आधार पे, क्योंकि वो पर्टिकुलर्स बता रहा था, उस पर्टिकुलर को उसने एडमिट कर लिया। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा। यहां से जवाब दीजिए, यही जवाब छिपा हुआ है। क्या उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा है? ये क्या है? यस, ये तो कॉपी है उसके पास, कंप्लेंट की कॉपी उसके पास है ऑलरेडी, तो जानता है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। दूसरी चीज, जिस वक्त एग्जामिनेशन होगा और या तो अपना रिप्रेजेंटेशन वकील के माध्यम से कर रहा हो तो वो क्रॉस करेगा, तो उस पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा फैक्ट जो उससे मिलता जुलता उसने प्रूव कर लिया है तो हम मजिस्ट्रेट को इनेबल करते हैं, और इसके लिए हमने एक प्रोविजन दे रखा है 255 का, उसके आधार पर उसको कन्विक्ट कर सकता है। पहली स्थिति। जिस वक्त उसको हम लाते हैं तो उसको पर्टिकुलर्स बताते हैं, और बताने के बाद हम उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो या फिर ट्रायल के लिए जाना चाहते हो। लेकिन फॉर्मल चार्ज नहीं लगाएंगे, क्योंकि 251 में ही लिख दिया है इस चीज को। इसका पहली बात यह हुई कि समन मामलों में चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता है। अब दूसरी स्थिति हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो या फिर डिफेंस लोगे, यानी कि ट्रायल फेस करना चाहते हो। अगर हम ये पूछें उससे इसके पर्टिकुलर्स बताने के बाद कि क्यों ना तुमको दंडित किया जाए, इस शब्द से क्या निकलता है? हमने उसको पर्टिकुलर्स बताया और पूछा कि क्यों ना तुमको दंडित किया जाए। और हम एक सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है कि हम इससे पूछ रहे हैं कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो या ट्रायल फेस करना चाहते हो। इन दोनों सवालों में कोई अंतर है? क्या अंतर है? हाँ, यस। अगर हम उससे डायरेक्ट ये पूछते हैं कि क्यों ना तुमको दंडित किया जाए, इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट बिना एविडेंस लिए इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि ये ऑफेंस कर चुका है, और जबकि प्रिजम्पशन क्या है? हाँ, जबकि प्रत्येक मुजरिम इनोसेंट है जब तक कि उसको प्रमाणित न कर दिया जाए। इसलिए इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ये गलत है। आप जो इसका प्रोविजन है उसी के अकॉर्डिंगली पूछेंगे कि या तो आप ट्रायल फेस करना चाहते हैं या अपना गिल्ट स्वीकार करना चाहते हैं। ये ऑप्शन हमने उसको दे दिया। नेक्स्ट क्या होगा? या तो वो अपना गिल्ट स्वीकार करेगा, हो भी सकता है। अगर गिल्ट स्वीकार करता है और उसके आधार पे हम क्या उसको दंडित कर दें? देखिए, गिल्ट स्वीकार हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि गिल्ट स्वीकार करना क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि हाँ हमने हत्या की है बट अपने आत्मरक्षा में हत्या की है, क्या ये गिल्ट स्वीकार करना है? नहीं। या फिर ये कहना कि हमने मर्डर किया है या हमने चोरी की है, ये गिल्ट स्वीकार करना है। हाँ, क्योंकि जब प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा
यानी अपने बचाव में कोई कार्य वह कर रहा है, तो वैसे स्थिति में वो पूरी तरह से अपने अपराध को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो यहाँ मजिस्ट्रेट का डिस्कशन हो जाता है कि उसके आधार पे वो उसको कन्विक्ट करे या उसके ट्रायल पर। यानी सिंपल बात यह है कि अगर वो स्वीकार भी कर लेता है अपने अपराध को, तो भी मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है उस आधार पे उसको दंडित करे। तब वो क्या करेगा? दो स्थिति है, देखिए 252 को जिस वक्त आप देखेंगे, या तो इसको जिस हमने उससे पूछा कि क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो, तो मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन है कि उस आधार पे वो उसको कन्विक्ट कर दे। लेकिन उससे पहले जिस भाषा में उसने कहा है अपने अपराध को स्वीकृति, जो एडमिशन ऑफ उसका गिल्ट है, उसको एग्जैक्ट जहाँ तक पॉसिबल हो हम उसी भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। कारण क्यों है? क्यों उसी भाषा में लिखेंगे? कोर्ट की भाषा में क्यों नहीं लिखेंगे? कोर्ट की भाषा समझ रहे हैं आप? कोर्ट की भाषा क्या होती है? टू 272 में किस बात की चर्चा है? लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। और ये किसके कंसर्निंग है? हाई कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट की कोई लैंग्वेज होती है क्या? क्यों हमने हाई कोर्ट को नहीं इसमें शामिल किया? ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो स्टेट में हाई कोर्ट नहीं आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होता है, बट उसका लैंग्वेज भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तय कर दिया गया है। दो बातें पहले ध्यान में रखिएगा। पहली बात ये कि जिस भाषा में वो अपना गिल्ट एडमिट कर रहा है, हमको यथासंभव उसी भाषा में उसको लिखना है। ऐसा नहीं कि उसको ट्रांसलेट कर दें या संक्षेप कर दें। कारण इसका यह है कि जब मामला अपील में जाएगा तो वैसी स्थिति में अपीलेट कोर्ट यह देख ले कि जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, क्या वह उसको कन्विक्ट करने के लिए सफिशिएंट था। ये इस वजह से हम इस पे एम्फेसाइज करते हैं कि जिस भाषा में वह कह रहा है अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, उसी भाषा में आप उसको लिखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें ये देखना है कि वह स्वेच्छा से किया गया है, वॉलंटरली। और इसके तहत हम क्या करेंगे? उसके हाव को देखते हैं, उसके बाकी पर्टिकुलर फैक्ट्स को देखते हैं, उन सब चीज़ों की कंसर्निंग हम देखते हैं। अगर इसके बावजूद भी हम उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं, कारण आप जानते हैं, क्योंकि हमें मान लीजिए लग रहा है कि वो स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, तो उसके इस अपराध की स्वीकृति पर अगर हम उसको दोषी कर देते हैं तो एक निर्दोष व्यक्ति को सजा हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि हम फिर क्या करें? ट्रायल फेस करें। ये तो मामला हुआ जब वो जब इसकी बात करते हैं तो ये छोटे अपराधों के कंसर्निंग बात कर रहा है। छोटे अपराधों की चर्चा हो चुकी है। कौन सा अपराध छोटा अपराध है? याद कीजिए, जिस वक्त हम लोग 206 पढ़ रहे थे, 206 के 2 में क्या कर रहा है? जिसमें जो अपराध जिसमें सिर्फ 1000 रुपये तक का जुर्माना हो, वो पीटी केसेस है। तो जब हम इसको समन इशू करेंगे, जब हमने तय ही कर लिया कि 1000 तक इसमें जुर्माना ही है और यही काम करना है, तब हम समन किस फॉर्म में करते हैं? फॉर्म नंबर वहीं लिखते जाइए, याद रहेगा आपको।
सामान इशू किए हैं तो निश्चित रूप से 204 के सब सेक्शन 3 के प्रोविजन का हेल्प लिए हैं, कंप्लेंट भेज रहे हैं, साथ में फॉर्म नंबर 30 भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि उसमें पर्टिकुलर से ऑफेंस की और उसमें जुर्माने की रकम भी है। और आपके पास क्या ऑप्शन है, जिसको ये मिलेगा, क्योंकि पीटी केसेस है तो जिसको ये मिलेगा, पीटी केसेस मतलब जिसमें पनिशमेंट सिर्फ जुर्माना है, और जुर्माना कहाँ तक, 1000 तक। तो हमने उसको उसी समन में वो अमाउंट लिख दिया। तो सेकंड व्यक्ति जिसको एक्यूज जिसको मिलना है ये समन, उसके पास क्या ऑप्शन है? यही दो ऑप्शन है उसके पास, कि उस समन में लिखे हुए अमाउंट को वो दे दे, साथ साथ अपना अपराध स्वीकार कर ले। यही स्थिति बनेगी। तो जिस वक्त वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, आप एक चीज गौर कीजिए, हमने उसको पनिशमेंट पहले दे दिया है, हमने अमाउंट भेजा है, हमने बताया ना 1000 मैक्सिमम है ना। तो मान लीजिए हमने सारे पर्टिकुलर्स को देखने के बाद उसको 800 रुपया फाइन किया है, और वो कहा कि 800 रुपया है, आप अगर चाहते हैं तो आप दे दीजिए और अपना अपराध स्वीकार कर लीजिए। वो अपराध स्वीकार कर लेता। तो जब ये अपराध स्वीकार करने की अब स्थिति यह है कि या तो वो पर्सनली आ जाए, या डाक के द्वारा भेज दे, या किसी मैसेंजर के माध्यम से भेज दे, ये स्थिति हो सकती है। या अगर प्रेडर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दो स्थिति है। यानी कि यहाँ आपको ऑप्शन है कि इसको बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं। बाई पोस्ट भेजेंगे तो ये जो आपका भेजा हुआ अमाउंट और साथ में वो कॉन्फेशन दोनों जब मजिस्ट्रेट को मिलेगा, तब उसके आधार पर वो आपको पनिश करेगा और जो अमाउंट है उसमें समायोजित कर लेगा, और फिर आप दोषमुक्त हो जाएंगे। कन्विक्ट होकर पनिशमेंट हुआ है अब आपको, यानी कन्विक्शन आपने एक्सेप्ट कर ली है। एक स्थिति है। अगर प्लीडर के माध्यम से कर रहे हैं तो, क्योंकि अब तो आप नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 205 या 317 की वजह से आपको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन मिला हुआ है। तो वैसे स्थिति में अब आपका प्लीडर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लीडर के ऊपर ये ऑप्शन है कि वो आपके कन्विक्शन को स्वीकार कर ले। लेकिन तब ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के पास एक प्रूडेंस के तहत उसके रिटन अफर्मेशन चाहिए कि क्लाइंट ने उसको इस वजह से ऑथराइज कर रखा है, ये जरूरी हो जाता है। नहीं, यहाँ प्रीवियस का जैसे पीटी केसेस है ना, ये तो पीटी केसेस वाला मामला है। प्रीवियस कन्विक्शन अभी हम कहाँ ला रहे हैं इसको, अभी समन मामला का ट्रायल चल रहा है। आपने एक चीज और किया, हमने डिस्चार्ज नहीं किया है इसको, और पूरे समन मामले में कहीं भी डिस्चार्ज नहीं होगा ये। जबकि अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं, वारंट मामला और सेशन ट्रायल, उन सभी जगह डिस्चार्ज के प्रोविजंस हैं। कहाँ कहाँ है डिस्चार्ज के प्रोविजंस? 227 देखिए, 239 देखिए, उन सभी जगह पे आपको डिस्चार्ज के प्रोविजंस हैं। लेकिन यहाँ अभी तक डिस्चार्ज का कोई प्रोविजन नहीं आया। यानी कि अब अगर दो स्थिति बन गई, या तो हमने इसको 252 के तहत कन्विक्ट नहीं किया, 253 के तहत उसने नहीं एडमिट किया, ट्रायल फेस कर रहा है, तो अब वो ट्रायल फेस करेगा, डिस्चार्ज नहीं कर रहे हम उसको। तो पहला डिफरेंस क्या निकल के आया कि समन मामलों में डिस्चार्ज नहीं होता। जब 252, 253 के तहत हमने उसको कन्विक्ट नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, चूँकि कंप्लेंट है या अब्यूजन है जो भी है, उसका हम बोलेंगे कि आप अपना एविडेंस दीजिए। डिस्चार्ज नहीं किया, सीधे एविडेंस मांग रहे हैं, इससे भी और साथ ही साथ एक्यूज से भी, दोनों से। तो ये लोग क्या करेंगे, एविडेंस के तौर पे ये क्या देंगे बताइए हमको। या तो अपने साक्षियों को बुलाना चाहेंगे, तो विटनेसेस बुलाने के लिए दोनों को अलाउ है। वो मजिस्ट्रेट से निवेदन करेंगे कि मेरे विटनेसेस को बुलाया जाए। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उन सभी विटनेसेस को समन करेगा, और जो कॉस्ट होगा वो चार्ज करेगा, उनको बुलाने का जो खर्च लगेगा उस पर।
हमने पिछली बार भी कहा था कि खर्च माफ भी कर सकता है और या हमने खर्च दोनों को देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है कि हम खर्च ले ही, अब माफ कर सकते हैं, बट अगर नहीं किए तो हमारे पास कौन सा नियम था जिसकी वजह से हम खर्च लेते थे? कोर्ट फी एक्ट 1872 सेक्शन 20 हाई कोर्ट रूल्स में उस पर आया था ना। आइए, अब स्थिति हो गई कि दोनों का उसने साक्ष्य सुना। कैसे सुनेगा बताइए हमको? दोनों का साक्ष्य आ गया। आपने पिछली क्लास में सवाल पूछा था कि सर एविडेंस कहाँ, रूल कहाँ लागू हो जाएगा? तो पहले किसका सुनेगा? प्रोसिक्यूशन का, उसके बाद डिफेंस का, और उन दोनों के सुनने के बाद बहस होगी। और बहस कहाँ से गाइड होगी? यहीं से थी ना। और बहस में क्या हो रहा था? आप चाहते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट बना के आप उसको दे सकते हैं। दो चीजें थी, रिटन स्टेटमेंट था और मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट था। रिटन स्टेटमेंट कहां से आया था? जब एक्यूज का एग्जामिनेशन हो रहा था उस वक्त वह रिटन स्टेटमेंट दे सकता था। कौन सा सेक्शन है? यहां से वो रिटन स्टेटमेंट दे रहा था। अब यहाँ पे अगर इसको लगता है कि वो अभियुक्त के अगेंस्ट में इतना सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, चूँकि हमारे पास क्या है नियम सिविल मामलों और क्रिमिनल मामलों में किसी चीज़ को प्रूव करने का। क्रिमिनल मामलों में जब हम एविडेंस लेते हैं तो बियॉन्ड और रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, और जबकि सिविल मामलों में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी साबित करनी होती है। तो अगर उसको लगता है कि उस पर मामला नहीं बनता है, देन वो अभियुक्त को क्या करेगा? एक्विट कर देगा। डिस्चार्ज का प्रोविजन ही नहीं है समन मामले में। यहाँ सीधे एक्यूज्ड को एक्विट कर रहा है। 255 देख रहे हैं हम लोग। जैसे ही उसने एक्विट किया, एक्यूज्ड के पास राइट आ गया 250 का। 250 का एक्ट क्या कहता है? ये मामला समन और वारंट दोनों में लागू होगा। एक स्थिति तो ये बनती है, लेकिन अगर लगता है कि वो दोषी है एक्यूज्ड, देन वैसी स्थिति में क्या टेस्ट करेगा कि फर्स्ट ऑफेंडर है कि नहीं। फर्स्ट ऑफेंडर के कंसर्निंग 360 लगता है कि नहीं, इसको कुछ अधिक दंड देना चाहिए, ये बार बार इस तरह की हरकत कर रहा है और वो उतनी दंड देने के लिए कैपेबल नहीं है जितना ये मामला चल रहा है जो। देन ऐसी स्थिति में 325 मामला कहाँ चला जाएगा? सीजीएम के पास। अगर ये दोनों चीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, वो लगता है कि हम पनिश कर सकते हैं, तो देन वो उसको पनिश करेगा। पनिश कितना करना है? 2 साल तक समन मामला है। आप हमें बताइए, क्या इसको दंड पे सुनना यहाँ जरूरी है? अब तक हम लोग जितना देख रहे थे सब जगह दंड पे सुन रहे थे, यहाँ दंड पे हम नहीं सुनेंगे समन मामलों में। सुन रहे हैं? देखिए लिखा हुआ है।
हाँ प्रीवियस कन्विक्शन वाला आ सकता है ना, क्योंकि वो तो अगर मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने कब चेक करेंगे इसको, अगर फर्स्ट ऑफेंडर है 360, लेकिन इसी वक्त उसने क्लेम कर दिया कि फर्स्ट ऑफेंडर नहीं है ये, तो प्रीवियस कन्विक्शन प्रूफ करेंगे, और प्रीवियस कन्विक्शन प्रूफ कर दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसको फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट देते हैं, फिर हम देखेंगे कि कितना दे सकते हैं। अगर उसके कैपेसिटी से बाहर चली जाती है तो 325 में चला जाएगा, 325 में सीधे अपना मामला सीजीएम को ट्रांसफर कर दे रहा है, अपने खुद नहीं कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि नहीं ये दोनों मामले नहीं हम खुद दंडित कर सकते हैं, तो वैसे स्थिति में वो दंड देगा, ठीक है। लेकिन तब एक स्थिति और भी है, इस बीच अगर मान लीजिए समन इसको इशू हुआ है और उसके बावजूद ये नहीं आया, कौन सा ऑफेंस बना? यस, आईपीसी का 174 बना, समन इशू हुआ नहीं आया, इसने एडमिट किया, तो हालांकि ये ऑफेंस इस पे ये इस चीज का अभियोग नहीं था, लेकिन फिर भी हम इसको पनिश कर सकते हैं। दूसरा चीज हमने कहा था कि जिस वक्त हम पर्टिकुलर्स बता रहे हैं उसको, और पर्टिकुलर्स किसी और चीज से रिलेवेंट हो जाता है, रिलेवेंट मतलब वो घड़ी बंद है, वो रिलेवेंट हो जाता है और उसमें उसको पनिश कर देता है, तो वहां हमारे पास 355 का 3 देखिए, वो सभी चीजें जिसमें वो फैक्ट जिसमें वो एडमिट कर ले रहा है या वो फैक्ट जो साबित हो जा रहा है उसमें भी वो कर सकता है, बशर्ते यही है, दो बातें हैं। पहली बात ये कि वो मामला समन मामला हो, और दूसरा मामला उस पे अभियुक्त पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता हो, तो वैसे स्थिति में हम उसको पनिश कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है 256। देखिए क्या होता है, एक कंप्लेंट फाइल हुआ है, अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या तो समन होगा या फिर वारंट इशू होगा। किस लिए? कि पर्टिकुलर डेट पे आप उपस्थित हुई है। किसको हम बुला रहे हैं? एक्यूज्ड को बुला रहे हैं। कॉम्प्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल किया है, उसके फर्दरेंस में मतलब 204 जब हम पहुंच गए कि मामला नहीं डिसमिस करने लायक नहीं है, 203 के बाद 204 में पहुंचेंगे। 204 में जब पहुंचेंगे तो हम उसको प्रोसेसेस इशू करेंगे। प्रोसेसेस इशू करने में क्या करेंगे, या तो समन इशू करेंगे या वारंट इशू करेंगे। और किसको इशू कर रहे हैं? एक्यूज्ड को, कि पर्टिकुलर डेट और टाइम पे आप कोर्ट में प्रेजेंट हुई है। एक्यूज्ड आ गया, कॉम्प्लेनेंट नहीं आया, कॉम्प्लेनेंट एब्सेंट है, जिसने कॉम्प्लेन किया है वही एब्सेंट है। क्या करना चाहिए? गुस्सा किस पे निकालें? टू 249 क्या कर रहा है? देखिए, इसलिए इस दोनों सेक्शन को साथ साथ पढ़िए, आपको कंफ्यूजन यही हो जाएगी कि कॉम्प्लेनेंट दोनों जगह एब्सेंट है। 249 में वारंट मामलों में एब्सेंट है, यहां समन मामले में एब्सेंट है। वारंट मामले के कंसर्निंग आप समझ चुके हैं कि वहां दो कंडीशन फुलफिल करनी होगी। पहला ये नॉन कॉग्निजेबल हो, दूसरा कंपाउंडेबल हो। तो वैसे स्थिति में उसको कोर्ट क्या कर रही है? एक्विट कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि अभी मामला बिल्कुल उल्टा होने जा रहा है। वारंट मामले में कॉम्प्लेनेंट एब्सेंट है। सिचुएशन कैसा है? नॉन कॉग्निजेबल है और कंपाउंडेबल है। एक्यूज्ड को
डिस्चार्ज कर दे रही है। यहाँ कोई कंडीशन इस तरह का नहीं है। यहाँ हमने एक्यूज्ड को समन इशू किया है। जहाँ समन लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ वारंट नहीं होगा, तो आप वहाँ वारंट लिख दीजिए, क्योंकि हमने 87 देख रखा है जहाँ समन के साथ साथ या उसके एडिशन में वारंट भी इशू होता है। अब इसके कॉम्प्लायंस में एक्यूज्ड प्रेजेंट है बट कॉम्प्लेनेंट नहीं है। अब जो अगला शब्द है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। वो क्या लिखता है? सेल लिखता है ना। किसको एक्विट कर दे रहा है? एक्विट कर दे रहा है, डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। और 249 में क्या हो रहा था? दोनों ही जगह कॉम्प्लेनेंट एब्सेंट है। ये कब करेगा? जैसे ही वो एब्सेंस देखा कॉम्प्लेनेंट को, तुरंत उसको एक्विट कर देगा। इसलिए आप लोगों में स्टेट बनाया जाता है। कॉम्प्लेनेंट को आपने पकड़ के बांध दिया है कहीं, क्या आए ही नहीं, और आपको पता है प्रोविजन कि एक्विटल तो आज हो ही जाएगा। नहीं, इसलिए वहां फिर प्रूडेंस आपको इस्तेमाल करना होगा और देखना होगा कि क्या कोई अगले डेट पे इस मामले को एडजेंट किया जा सकता है कि नहीं। फर्स्ट स्थिति। दूसरी, जब एक्यूज्ड का रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट के माध्यम से हो रहा है तब तो उसका आने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख चुके हैं, 205, 317 उसके माध्यम से वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तब उसकी उपस्थिति आवश्यक ही नहीं है। तो वो ना भी आए तो हम उसको एक्विट कर दें? नहीं, तब नहीं करेंगे। या फिर अभियोजन का संचालन, यानी कि मामला अगर पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है और समन मामला है, वैसे स्थिति में फिर क्या करेंगे? अभियोजन का संचालन तो कर ही रहा है कोई ना कोई पीपी एपीपी कहीं ना कहीं। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कौन होता है? एपीपी होता है, तो उसके द्वारा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर जरूरत नहीं है। या मजिस्ट्रेट की खुद पर्सनल राय है कि कॉम्प्लेनेंट की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ये राय उसकी पर्सनल कैसे हो सकती है? मामला देख के कंप्लेंट से ही सब कुछ क्लियर है। या इंक्वायरी के स्टेज पे उसने इस चीज से कंसर्निंग, उसने सारे जो इंक्वायरी स्टेज पे वो जो उसका टेस्टिमनी ले रहा था उसके आधार पे वो अगर समझता है कि इसकी उपस्थिति अब जरूरी नहीं है, वैसी स्थिति में फिर वो को फिर ऐसी स्थिति जब बन जाती है तब वो उसको किसी और डेट पे एक्सटेंड कर देगा, एक्विट नहीं करेगा। यानी बिल्कुल ये मत समझ लीजिएगा कि सर लिखा हुआ है तो फट से उसको देखे नहीं और तुरंत से हम उसको मतलब उसकी अनुपस्थिति देखें और तुरंत एक्यूज्ड को कहें कि आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज, जिस तारीख को उपस्थित होना है, किसको? एक्यूज्ड को, तो मजिस्ट्रेट सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक इंतजार करते रहे कि अब आएंगे भाई साहब। ये भी तो हो सकता है कि आप जिस वक्त बुला रहे हो, कॉल किए हो, सर को बाथरूम लग गया हो, ट्रैफिक में अटक गए हो, अपने वकील साहब को बुलाने दौड़ के चले गए हो, वैसे स्थिति में तो आप तो कहेंगे कि वो तो एब्सेंट है, तुरंत कीजिए हमको एक्विटेड। नहीं, तो हम प्रतीक्षा करेंगे, रीजनेबल वेट जिसको कहते हैं, मतलब वेटिंग, वो हम करेंगे, एक युक्त प्रतीक्षा करेंगे। ये नहीं कि सुबह से शाम तक प्रतीक्षा में है, क्योंकि जिस वक्त समझ जाता है उसमें टाइम भी लिखा रहता है कि कितने समय आपको उपस्थित होना है। तो एक रीजनेबल, आप कितना विलंब कर सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कोर्ट उठने तक 5, 4:30 बजे तक, उसके बावजूद नहीं आए तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? या तो 2 ही ऑप्शन है, या तो हम उसको नेक्स्ट डेट पे एक्सटेंड कर दें या फिर उसी तारीख को हम उसको एक्विट कर दें। ये चीज है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए था? क्योंकि आपसे प्रश्न यही पूछता है
क्योंकि दो तरह के मामले हम लोगों ने देखा, एक समन मामला देखा, दूसरा वारंट मामला। दोनों में कंप्लेनेंट एब्सेंट है और दोनों में सीन बदल जा रहा है। वारंट मामलों में बिल्कुल याद रखिएगा कि डिस्चार्ज करेंगे, और यहाँ डिस्चार्ज का प्रोविजन ही नहीं है। आपको ऐसे ही याद रहेगा कि समन मामला डिस्चार्ज होगा ही नहीं। या तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगी। तो एक्विटल हो रहा है, लेकिन वो भी कोई जरूरी नहीं है। वो चाहे तो नेक्स्ट डेट पे उसको एडजस्ट कर सकता है। ठीक है। 257 आपने कंप्लेंट फाइल किया है एक्यूज्ड के लिए अगेंस्ट में। मोर देन एक्यूज्ड भी हो सकते हैं, एक एक्यूज्ड भी हो सकता है, मोर देन भी एक्यूज्ड हो सकता है। और फाइनल ऑर्डर कंप्लेंट पे आने से पहले आप किसी भी वक्त मजिस्ट्रेट को अगर सेटिस्फाइड कर देते हैं कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है कंप्लेंट वापस लेने का, पूरे कंप्लेंट का नहीं, किसी एक एक्यूज्ड के अगेंस्ट में या पूरे एक्यूज्ड के अगेंस्ट में या पूरे में से किसी एक के वापस लेने का, अगर आप मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाइड कर देते हैं तो वैसे स्थिति में मजिस्ट्रेट आपको परमिट कर देगा और किसी एक या पूरे के अगेंस्ट में वो मामला वापस चला जाएगा और उसकी परिणति क्या होगी? वो एक्विटल हो जाएगा। जिन लोगों के अगेंस्ट में केसेस वापस हुए हैं या आपने कंप्लेंट वापस ले लिया है, उन सभी के सब डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं, फिर ये सब के सब दोष मुक्त हो रहे हैं। ये सारे प्रोविजन याद रखिएगा, क्योंकि सेक्शन 300 जिस वक्त चर्चा करेंगे तब पता चलेगा कि रेजिड्यू डेटा कहाँ किस तरीके से अप्लाई नहीं होगा। कॉम्पनसेशन के कंसर्निंग देखिए, एक तो आप उस पर एहसान कर रहे हैं और वो उल्टे वो नहीं, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपका अगर यही मोटो है तब तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, तब वो आपकी मेहरबानी भी थोड़ी है, तब तो ट्रायल फेस कर ही रहा है और वहां से एक्विटल ले लेगा और उसके बाद फिर आपसे निपटेगा, वो तब नहीं छोड़ेगा। हाँ, अब पूछिए कि सफिशिएंट ग्राउंड क्या हो सकता है जिसके आधार पे आप उसको बता रहे हैं और मजिस्ट्रेट को समझा रहे हैं कि आप इनको एक्विट कर दीजिए। क्या हो सकता है? आपको बाद में पता चल गया इस तरह का एविडेंस है कि नहीं, ये नहीं है, बेवजह ये फंस गया। तो आप अपनी उदारता दिखा रहे हैं, किसी व्यक्ति को उस लिटिगेशन से आप खुद हटा रहे हैं। और ऐसा थोड़ी होता है कि आजकल में मामला तय हो जाता है, ये तो लंबा खिंचता है ना। तो वो स्थिति है। हाँ, लेकिन तब यह है कि जहां दोष मुक्ति हुई या जहां उन्मोचन हुआ, यानी डिस्चार्ज या एक्विटल, दोनों स्थिति में 250 तो लागू हो ही जाता है। तब तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 250 ही काम करेगा, तो बाकी 211 182 भी आपके लेके आपके पास आएगा, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर डिफेमेशन का केस करेगा, ये सब के सब उसके ऊपर डिपेंड करने लगता है। ठीक है, ये तो कंप्लेंट के कंसर्निंग है। मामला सिर्फ कंप्लेंट पे कंसर्निंग तो नहीं होता है, अदर देन कंप्लेंट भी होता है। और उसमें क्या होगा? पुलिस रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट के को या उसकी पर्सनल नॉलेज में हो, या इंफॉर्मेशन पुलिस अधिकारी के अलावा किसी और व्यक्ति से, तो उसके लिए 258 है। टू 257 कंप्लेंट के कंसर्निंग, 258 अदर देन कंप्लेंट के कंसर्निंग। अब देखिए यहां क्या हो रहा है। मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है निर्णय सुनाने से पहले, लेकिन निर्णय सुनाने के लिए उसको क्या जरूरी है? एविडेंस। तभी तो वो या तो एक्विट करेगा या कॉन्विक्ट करेगा, यही दो चीज कर सकता है।
लेकिन लग रहा है कि नहीं, मामला आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है, और ये मामला किस चीज़ पे सिचुएटेड है? कंप्लेंट भूल जाइए, कंप्लेंट 257 में चला गया, अब ये अदर देन कंप्लेंट पे है। तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि मामला अनिश्चित काल के लिए टाल दे। लेकिन इसमें दो बातें होंगी। पहले ये कि अगर जो मेन विटनेसेस हैं, अगर उनकी परीक्षा हो चुकी है, मेन विटनेसेस कौन होंगे, ये प्रत्येक मामलों में फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि मेन विटनेस कौन कौन है। अगर उसका एग्जामिनेशन हो चुका है और मजिस्ट्रेट 258 के पावर का एक्सरसाइज करना चाह रहा है, तो वैसे स्थिति में एक्यूज्ड को एक्विट कर देगा। और अगर कोई इसके अलावा मामला है और इसके कंसर्निंग वो अपना 258 का प्रोविज़न इस्तेमाल करना चाहता है, वैसे स्थिति में एक्विटल नहीं होगा, बल्कि एक्यूज्ड डिस्चार्ज होगा। एक्विटल और डिस्चार्ज कब हो रहा है, इस पे पैनी नज़र रखिए। एक्विटल कब हुआ? निर्णय आने से पहले, निर्णय नहीं आया है, इसका प्रभाव होगा कि वो एक्विटल हो जाएगा। ये निर्णय नहीं आया है, निर्णय आने से पहले वो मामला को एडजेंट कर रहा है। 258 को गौर से पढ़िए। उसने जिसको रिलीज किया है, जिसको छोड़ा है, और उसके कंसर्निंग अगर मेन एविडेंसेस जो विटनेसेस है उनका एग्जामिनेशन हो चुका है, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि व्यक्ति एक्विट हो चुका है। और अगर नहीं हुआ है और उसने उसको रिलीज किया है और अपने 258 के पावर का एक्सरसाइज किया, देन वैसी स्थिति में वो डिस्चार्ज हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? लिखा है प्रोनाउंस द जजमेंट ऑफ एक्विटल लिखा हुआ है ना। और पढ़िए, पूरी बात पढ़िए, पूरी लाइन। बिफोर लिखा हुआ है ना। क्योंकि वो एडजेंट कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, पूरी लाइन बताइए। स्टॉप प्रोसीडिंग, जब प्रोसीडिंग स्टॉप कर दिया और जजमेंट वो दे नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है, वो एडजेंट कर रहा है एक तरह से ना मामले को एक अनिश्चित काल के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि ये कौन करेगा, किसको पावर है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और दूसरा विद द सैंक्शन ऑफ चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट। कब करेगा? किसी भी स्टेज में। क्यों करेगा? और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट आप देख चुके हैं, इम्पैक्ट दो ही होगा, या तो वो एक्विटल हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। दोनों की कंडीशन क्या क्या है? प्रिंसिपल विटनेसेस को सुना कि नहीं? प्रिंसिपल विटनेस को सुन लिया है, देन उसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक्विट हो जाएगा। प्रिंसिपल विटनेस को नहीं सुना है, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट इसका सेक्शन 259, जिसमें वारंट मामले को, सॉरी समन मामले को वारंट मामले में तब्दील कर सकता है कोर्ट का ये पावर है। यानी कि वो स्टेज चल रहा है जिस वक्त समन ट्रायल चल रहा है, और उस ट्रायल के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग ट्रायल, उसको लगता है कि नहीं 6 महीने से अधिक की पनिशमेंट की सज़ा है उसमें, तभी कर सकता है, उससे कम नहीं। उसका रीज़न हमने बता चुके हैं। कारण क्या था? 1955 में 6 महीने से अधिक पनिशमेंट को वारंट मामला ही मानते थे। इसलिए 6 महीने से अधिक की पनिशमेंट का अगर कोई मामला है, तो वैसे स्थिति में मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि नहीं इसका वारंट मामले की तरह विचारण होना चाहिए, तो वैसे स्थिति में समन मामले को वारंट मामले में तब्दील कर देगा। लेकिन जब जितने साक्ष्यों की परीक्षा हो चुकी है, उसके कंसर्निंग वो क्या करेगा?
उन्हें फिर से बुलाएगा और फिर से सुनेगा। क्लियर है? आपका लास्ट ट्रायल चैप्टर समरी ट्रायल। हम लोगों ने इसको छोड़ा 259 पे, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 262 265। नाम से क्या लगता है? समरी ट्रायल। बहुत शॉर्ट में इसको निपटाएंगे। और अभी समन मामले को शॉर्ट में निपटाए थे क्या? समन मामले को शॉर्ट में निपटाए थे। हाँ, ये अभी इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? चार्ज फ्रेम नहीं कर रहे थे। समरी ट्रायल में भी समन मामले की ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहली बात। टू 262 क्या कर रहा है? टू 262 तो दो अलग अलग क्यों दे दिया जब एक ही तरह से निपटाना था? तो वो तो आपके विवेक पे भी निर्भर करता था। 2 साल में ऐसा थोड़ी है कि हम 2 साल क्या ही सजा देंगे। आप दे सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। पहले कि समरी ट्रायल करने के लिए कौन ऑथराइज्ड है? कौन कर सकता है समरी ट्रायल? इसके लिए आपका जो सेक्शन है 260, उसमें कहता है कि फर्स्ट सीजीएम, सेकंड आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और थर्ड हाई कोर्ट अगर एम्पावर कर रखा है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सीधे नहीं कर सकता है। उसको समरी ट्रायल करने के लिए हाई कोर्ट का ऑथराइजेशन चाहिए। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट करेगा, उसको भी हाई कोर्ट ही एम्पावर करेगी, लेकिन उसके लिए कंसर्निंग है कि सिर्फ मामला जुर्माने से दंडनीय हो और पनिशमेंट 6 महीने से अधिक न हो, जुर्माना सहित या रहित। अगर इस तरह का मामला है तो फिर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात ये कि समरी ट्रायल सभी लोग नहीं करेंगे, और अगर गलती से कर लिया तो 461 एम है कि एन है? देखिए तो मेरे ख्याल से एन होगा। एन है, एम है, क्या है? एम है। ओके, क्या इम्पैक्ट हुआ?
इन दोनों सेक्शन को एक साथ पढ़ने पे जो लोग एम्पावर हैं समरी ट्रायल करने के लिए सिर्फ वही समरी ट्रायल करेंगे। दूसरे अगर मजिस्ट्रेट ने समरी ट्रायल कर लिया तो वैसी स्थिति में पूरी की पूरी प्रोसीडिंग रिसीट कर जाएगी और वॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि कौन कौन कर सकता है? फर्स्ट क्लास कब जाए हाई कोर्ट उसको एम्पावर करे तब, और सेकंड क्लास उसको भी हाई कोर्ट एम्पावर करे तब, लेकिन उसके साथ लिमिटेशन है। पहला ये कि वो ऑफेंस सिर्फ जुर्माने से दंडनीय हो, या फिर 6 महीने तक का पनिशमेंट विथ और विदाउट जुर्माना हो। ठीक है, अब यहाँ एक लिस्ट दी गई है, इसको देखिए कि किन किन मामलों में समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो पहला तो आपका वही है समन मामला। पहला क्या कहता है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अनधिक के कारावास। इसका मतलब क्या हुआ? पनिशमेंट लेस देन 2 ईयर। इसका मतलब समन मामला, यानी समन मामला फर्स्ट। सेकेंड है आपका 379, 380 एंड 381, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी का मूल्य कितना? ये तीनों सेक्शन किससे रिलेटेड हैं? चोरी से। बट चोरी की संपत्ति का मूल्य कितना होना चाहिए? 2000 से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका 411 क्या है? चुराई हुई संपत्ति को, स्टॉलन प्रॉपर्टी। 414। इन सभी में देखिएगा प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका 454, 456, उसके बाद 504 और 506, और इन सभी का अबेटमेंट और अटेम्प्ट। और साथ साथ याद कीजिए कंप्लेंट किसके कंसर्निंग? कंप्लेंट की परिभाषा में क्या आता था? यस, सेक्शन कैटल ट्रेसपास एक्ट के तहत जिसके तहत परिवाद किया जा सके, वो भी ऑफेंस है। ऑफेंस की परिभाषा में आता था ना, तो उसके तहत भी ये सब का सब जो मामला है वो सब के सब समरी ट्रायल क्या होगा? करना पड़ेगा। कर सकते हैं, ये मजिस्ट्रेट के ऊपर, यानी इन जो चारों है ना, इनके ऊपर है। ये चाहें तो इसका समरी ट्रायल करें, चाहे तो ना करें, ये इनके स्वेट्यूल पे है। यानी अगर इस तरह का कोई मामला है तो उनके पास ये ऑप्शन है कि चाहे तो इसका समरी ट्रायल करें, चाहे तो फिर समरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? हाँ, चाहे फिर वो वारंट मामला हो चाहे समन मामला हो, उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन समन मामला की बात क्यों करेंगे? क्योंकि मामला तो प्रोसीजर समन मामला ही फॉलो होगा। क्योंकि प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा? समरी मामलों में समन मामला ही फॉलो किया जाता है। फर्क कहां आ जाता है? क्योंकि समन मामला अभी हम लोगों ने देखा है, तो समरी मामला जिस वक्त समरी ट्रायल चलेगा उसमें भी समन मामला ही फॉलो करेंगे। फर्क कहां आएगा? फर्क आएगा आपके पनिशमेंट पे। आप इसको 3 मंथ से अधिक पनिशमेंट नहीं दे सकते, जबकि वहां समन मामले में आप पनिशमेंट के लिए अप टू 2 ईयर। आपको लग गया कि समन मामला को वारंट मामला बदल देना है, तो आप समझ रहे हैं, आपने यहां तक देखा है कि 325 में अगर हम कैपेबल नहीं है तो हम सीजीएम को भेज दे रहे हैं, तो वो तो मामला जहां तक चला जाए। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन है, वो ये है कि 3 महीने से अधिक का पनिशमेंट आप इसको नहीं दे सकते हैं। ये पनिशमेंट की कंसर्निंग है। व्हाट अबाउट फाइन?
फाइन के बारे में कुछ नहीं है, फाइन आप चाहे कितना भी इम्पोज करते हैं। फाइन के बारे में लिखा हुआ है कहीं? इसका मतलब है कि फाइन आप चाहें तो इस पर इम्पोज कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आप फाइन इम्पोज करते हैं तो आपको ये पता है कि अगर उसने फाइन नहीं दिया तो फिर पनिशमेंट है। हम लोग आईपीसी का 68, 69 देखे थे ना, 50 रुपया, 100 रुपया, इससे कितना बढ़ते जा रहा था, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। तो ये 3 महीना से एक्सटीड कर जाएगा अगर, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई? जनरल आप इसको 3 महीने का पनिशमेंट दे सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन आपने फाइन इम्पोज किया और फाइन ये न दे सका, उसके साथ आपने फिर इसको पनिशमेंट दिया, तो वो पनिशमेंट इसके 3 महीने में ऐड नहीं होगा, वो एडिशनल है। क्योंकि वो किस वजह से आया? हाँ, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन है, उसके कंसर्निंग वो आया है। इसलिए यहाँ बिल्कुल अलर्ट रहिएगा कि वो दोनों चीज़ें शामिल है। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट है, आपसे पीटी में यही पूछता है कि मैक्सिमम कितनी सजा दे सकते हैं समरी ट्रायल में, तो 3 महीना। लेकिन फाइन के कंसर्निंग प्रक्रिया तो हम लोग देख लेंगे क्या प्रोसीजर होगा। इसने कहता है कि इसका अब तो सवाल यह है कि जब हम इसका समरी ट्रायल कर रहे हैं तो फिर इससे पूछेंगे कि तुम अपराध स्वीकार करते हो या नहीं स्वीकार करते हो, यह स्थिति होगी ना। तो 2 बातें होंगी। अगर वो अपराध स्वीकार कर लेता है तब हमारे पास एक फॉर्मा बना हुआ है कि हम इस पर क्या क्या लिखेंगे, और उसमें क्या लिखा हुआ है? रियल नंबर, जिस तारीख को अपराध हुआ, जिस तारीख को सूचना मिली, परिवादी का नाम, उसके बाद आपके वो एक्यूज्ड का नाम, उसके बाद वो प्ली अगर वो कोई है, और उसके बाद निष्कर्ष और समाप्ति की तारीख। ये जो फॉर्म है उसके कंसर्निंग है जिस वक्त आप उससे पूछते हैं कि क्या वो अपराध स्वीकार करता है, और वो अपराध स्वीकार कर लेता है तो ये फॉर्म डाल देंगे। हमें कुछ विशेष नहीं लिखना है इसके कंसर्निंग। एक स्थिति तो ये भी हो सकती है कि अपराध स्वीकार नहीं करेगा, तो जो एविडेंसेस आए हैं उस एविडेंसेस का सारांश लिखना है, और उस पर एक जो कंक्लूजन है उसका कारण लिखना है। और लास्ट में वही है कि जो आपके पास रिकॉर्ड हैं और जो जजमेंट हैं उसकी भाषा क्या होगी? लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होगी। उसमें एक प्रिविलेज दे रखा है कि सीजीएम एक व्यक्ति अपॉइंट कर सकता है जो मजिस्ट्रेट द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है वो उसको लेखबद्ध करे, चाहे वो एविडेंस हो चाहे उसका कंक्लूजन हो। और जब वो ऐसा कर लेगा तो उसमें मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे। इसमें याद रखने जैसी क्या चीज़ थी? हाँ, सेक्शन किस किस सेक्शंस के कंसर्निंग वो समरी ट्रायल कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सेक्शन आ गया तो उसको करना ही है। दूसरा, पनिशमेंट कितना है? मैक्सिमम। फाइन नहीं लिखा हुआ है, यानी फाइन कितना भी हो सकता है, और फाइन नहीं देने पे जो पनिशमेंट ऐड होगा वो 3 महीने में ऐड नहीं है, वो बढ़ सकता है फिर। ठीक है, तो ये आपका चारों ट्रायल है। चारों ट्रायल पढ़ लीजिए, 10 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेंस के लिए। यहां तक क्लियर है?